जैसा कि अपन एडिटोरिया का जो एफएलटी है फुल लेंथ टेस्ट वो कर रहे थे, तो 1 to 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें डिटेल में अच्छे से जो है कंप्लीट हो गया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो स्पीड बढ़ा के चाहे तो देख सकते हैं, 1 to 12 प्लेलिस्ट मिल जाएगा समर्पण करके। ओके, इसमें हम करेंगे एफएलटी नंबर 13 और इसकी खासियत ये है कि इसमें जैसे देखेंगे अभी हाल ही में एग्जाम लिए गए ना बीपीएससी के द्वारा, तो जैसे डीएसओ का, व्हीकल्स का, है ना, इन सब मोटर व्हीकल्स वगैरह, इन सब का जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो, और आपके स्टैटिक पार्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सम्मिलित किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एफएलटी नंबर 13 का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। ध्यान रखिएगा इसका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पूरा देखना हो तो कम से कम स्किप करके लास्ट वाला जो करंट अफेयर है वो देख लीजिएगा। ठीक है, या आप रीड कर लीजिएगा खुद ही। चलिए अगला पहला प्रश्न है आपका कि गूगल डीप माइंड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग हमने पिछले सेट में देख ही लिया था कि 0 और 1 को ये क्या करता है, एक साथ रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, क्यूबिट वाला। और हमने ये भी देखा था इंडिया में जो क्वांटम कंप्यूटर है 25 वो उसका नाम क्या है, इंडस, है ना, ये भी देख लिया था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है करंट अफेयर में कि अमरावती में पहली बार जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है अमरावती, है ना। तो ये सब जो है आप लोग रिविजन भी यहाँ पे करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लाइट फिडेलिटी, है ना, लाईफाई, ये तकनीक का प्रयोग किस में होता है, तो जैसे कि वाईफाई का प्रयोग हम किस में करते हैं, वायरलेस आपका फिडेलिटी होता है उसका फुल फॉर्म। तो वाईफाई क्या है आपका मतलब कि वायरलेस संचार होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये भी, ये क्या है, डेटा ट्रांसमिशन हेतु प्रकाश आधारित वायरलेस संचार में, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ प्रकाश आधारित है, यानी कि जो लाईफाई है ना आपका, लाइट फिडेलिटी, इसका वैसे फुल फॉर्म में ही है लाइट फिडेलिटी। तो लाइट आपका प्रकाश तरंग को ये प्रयोग करता है। ठीक है, ये जो है आपका डेटा ट्रांसफर करने में भी तेज है वाईफाई की तुलना में, यानी कि ये अच्छा है वाईफाई से ज़्यादा। ठीक है, और ये प्रकाश तरंग का यूज करता है रेडियो तरंग की बजाय। ओके, चलिए अगला है कि गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गगनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की कक्षा में मानव को भेजना और सुरक्षित वापस लाना। पहले जो है व्योम मित्र को भेजा जाएगा। व्योम मित्र क्या है, अर्धमानव महिला है। ठीक है, जिसको विकसित किसने किया था ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसरो ने विकसित किया था व्योम मित्र को। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है भारत का बनाने का, वो लक्ष्य कब तक है, तो 2035 तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें अब अगला देखते हैं प्रश्न। जैसे कि पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम का उद्देश्य क्या है, तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य है कि भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करना और उसे शिक्षा व अनुसंधान में लागू करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि शक्ति क्या है, तो शक्ति जो है भारत का स्वदेशी रिस्क भी, मतलब कि 5 आधारित प्रोसेसर है। भारत का स्वदेशी रिस्क 5 आधारित प्रोसेसर है। इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा आपका जैसे रिस्क का कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर 5। ओके, तो इसका आंसर आपको सी। अच्छा ध्यान रखिएगा ये पहल जो है ना आपका शक्ति किसका है, तो आईआईटी मद्रास का ये पहल है, आईआईटी मद्रास, ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। आत्मनिर्भर भारत में ये सपोर्ट करेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो जैसे यूट्रिकुलेरिया एक घट पड़नी है क्या, तो नहीं, ये जो है आपका यूट्रिकुलेरिया एक कीट भक्षी होता है। आप यहाँ पे दिया था घट पड़नी पौधा को नाइट्रोजन की प्राप्ति मिट्टी से होती है, मिट्टी से नहीं होती है। मिट्टी जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में, वहीं पे ये घट पड़नी उगते हैं, है ना। यानी कि जो पिचर्स प्लांट होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है वहाँ पे ये उत्पादित होते हैं और आपका मतलब कि निकलते हैं। जैसे मेघालय में देखिए आप नमक युक्त दलदली जो स्थल है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा आपको घटपर्णी पौधे कहाँ मिलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय में मिलता है। ओके, इसके बाद आपका ये नाइट्रोजन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, तो कीटों को भक्षण करके जो है ये अपना जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि हाइपोथैलेमस भूख प्यास एवं शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूख प्यास एवं शरीर का तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। इसके बाद थैलेमस, तो दर्द का अनुभव कराना, ये भी सही है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है हृदय गति रक्तचाप और श्वसन का नियंत्रण करता है, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे भी याद रखना है कि हृदय गति रक्तचाप और श्वसन का नियंत्रण करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका कार्य क्या है, हृदय गति एवं रक्तचाप और श्वसन का नियंत्रण करना। 1 2 3 तीनों सही दिए गए थे।
ओके, आगे है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब ये जो डीएनए का खोज किसने किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक आपका मिस्चर ने किया था। वैसे तो ये सेट में कई बार मिल चुका। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। इसके बाद डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? आपका जीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन संवहनी पौधों का उदाहरण है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फर्न। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि है जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीव एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं, तो बिल्कुल सही है। राइजोबियम ब्लू ग्रीन शैवाल जो हरित नील हरित शैवाल होता है, जैव उर्वरक का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है ये। बैसिलस थुरिंजियंसिस आपका एक जीवाणु है जो जिसका उपयोग जो है कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बीटी कपास आपने सुना ही होगा, है ना, बीटी बैंगन, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी भूगर्भीय तने की गांठों में संचित खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखेंगे जैसे कि गांठों में संचित खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा ताना, जो कि आलू है ना आपका। बाकी ये 3 तो दिए गए हैं आपके, क्या है? जड़ है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, पिछले सेट में हमने ये देखा था कि फलियों जो किस पौधों में जो है गांठें पाई जाती हैं? तो फलीदार पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है इंसुलिन के बारे में। तो ये भी हमने पिछले सेट में देखा ही है कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करता है, तो सही है। इंसुलिन की अल्प स्त्राव से देखिए मधुमेह होता है, ठीक है। और अगर अति स्त्रावन होता है ना तो हाइपोग्लोसीमिया होता है, तो ये उल्टा दे दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंसुलिन का अल्प स्त्राव होगा तो क्या होगा? मधुमेह होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा होगा, अति स्त्रावन होगा, तो हाइपोग्लोसीमिया हो जाएगा। तो ये वाला इसमें गलत दिया है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। पूछा था, सही नहीं है। आगे भी ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन की खोज कौन किए थे? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन क्या है? तो अग्नाशय के एक भाग लैंगर हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा, जो बी कोशिका है आपका, उसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अलग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो स्टेटमेंट थे सही, उनको याद रखना है। और ये भी मैंने बता ही दिया, अल्पस्राव, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया आपका अतिस्रावन से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है? तो जैसे कि देखेंगे पेनिसिलिन, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाडाइजिन, ये सब क्या है? आपके सारे जो है एंटीबायोटिक हैं। एस्प्रिन हो गया आपका, चाहे पैरासीटामोल हो गया, ये सब क्या है? तो दर्द निवारक है या ज्वर निवारक होते हैं ये, है ना। तो ये तो हो गया आपके। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, ये किस में यूज किया जाता है? तो जीवाणु संक्रमण से जो बीमारियां होती है ना, उनमें यूज किया जाता है। वायरस वाले जो होते हैं उनमें यूज नहीं किया जाता ये। ठीक है, तो जैसे अगर लगे कि हाँ ये जीवाणु संक्रमण से होता है बीमारी, तो उनका जो है उपयोग किया जा सकता है। तो इसको मतलब ध्यान थोड़ा सा कर सकते हैं आप। चलिए अगला है कि काली क्रांति। तो काली क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम से है। नीली क्रांति मत्स्य हो जाएगा। लाल क्रांति जो है आपका टमाटर से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति क्या है? झींगा से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2143। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो जैसे कि देखेंगे, कॉड युक्त तेल एवं सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है आपका। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, तो ये भी सही है। उसके बाद अल्फा अल्फा जो घास तरह होता है वो लूसने से विटामिन के मिलता है, तो ये भी आपका सही है। संतरा क्या है? विटामिन सी का ज्यादा जो है आपका स्रोत होता है ये। ओके, तो याद रखिएगा संतरा विटामिन सी का है, वही आंसर हो जाएगा, सही नहीं था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खाने वाला सोडा है? तो खाने वाला सोडा देखेंगे NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा C6H6। ओके, इसका आंसर है बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। तो जैसा कि देखेंगे अभी एग्जाम हुआ है हाल में, उसमें ये पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि सोडा कांच जो है ट्यूबलाइट बोतल प्रयोगशाला के लिए उपकरण है ना, इसमें यूज होता है।
आपका फ्लिंट कांच जो है कैमरा दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में, ठीक है। क्राउन कांच क्या होता है, चश्मे के लेंस के लिए। और एक और याद रखिएगा आप, जैसे कि क्रूक्स आपका कांच है ना, क्रूक्स कांच, ये किस में यूज होता है, तो ये यूज होता है आपका जैसे धूप का चश्मा होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। तो धूप के चश्मे में किसको यूज किया जाता है, क्रूक्स कांच को। उसके बाद पायरेक्स कांच भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा पायरेक्स आपका कांच जो है वो काहे के लिए यूज किया जाता है, तो प्रयोगशाला वगैरह में यूज किया जाता है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि क्राउन आपका चश्मे के लेंस के लिए, और क्रूक्स धूप के चश्मे के लिए, फ्लिंट कांच कैमरा दूरबीन के लेंस के विद्युत बल्ब के लिए, सोडा कांच ट्यूबलाइट और आपका बोतल प्रयोगशाला के उपकरण में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या था, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही थे। पूछा था सुमेलित कौन है, तो सभी सुमेलित है। चलिए अगला है कि अधिक ऊंचाई पर पानी जो है जल्दी उबलने लगता है। जैसे देखेंगे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही में आप जो है आपका पानी उबलने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो आपका वायुमंडलीय दाब का कम होना। देखिए ऊपर जब जाते हैं जैसे कि 165 मीटर हम ट्रेवल करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है गिर जाता है, गिरावट होती है। साथ साथ दाबमान भी कम होता है, ठीक है। तो तापमान और दाब दोनों कम होते हैं। तो जो आपका पानी उबलने का मुख्य कारण देखा जाए अगर, तो ये होता है दाब। ओके, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जैसे कि इसमें देखेंगे आपका ये वाला, तो ये याद भी रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि जैसे डिटर्जेंट जो होता है कठोर जल, अम्लीय जल एवं लवणीय जल सभी के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अगला है ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा पेट्रोल विमानन ईंधन का प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। तो ये प्रदर्शित की जाती है, ये सही है आपका ऑक्टेन संख्या के माध्यम से। ये कई बार पूछा गया है, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या एवं डीजल के लिए आपका जो है सीटेन संख्या, ठीक है। तो अगला है कि सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों के प्रयोग किए जाने वाले ईंधन डीजल आदि का दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सही है आपका। तो इसका ना दोनों आंसर मतलब कि दोनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला है कि गोताखार जो होते हैं, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में, तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिश्रित किया जाता है, तो हीलियम। ओके, अगला है सिरके में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा, सिरके से एसिटिक अम्ल, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइट्रिक अम्ल तो नींबू में होता है ना, ये गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस में आपको मिल जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। साइट्रिक अम्ल नींबू में, खट्टे पदार्थ फलों में, और ऑक्जेलिक अम्ल तो टमाटर में, ठीक है। चलिए अच्छा, नींबू का आपका पीएच मान क्या होता है, 2.2 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और गैस्ट्रिक जूस का 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। अगला है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो ये कैंडेला हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कि यदि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास दुगना कर दिया जाए तो विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी पूछा जाता है, जैसे पिछले सेट में हमको मिला ही था कि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप में अभिदृश्यक लेंस का व्यास जो है बढ़ा दिया जाए तो उसके विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। और यहाँ दोगुना कर देने की बात की गई है, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। विभेदन क्षमता जो है दोगुनी हो जाएगी। ओके, चलिए अगला है कि सौर ग्रहण के समय, आपका सूर्य ग्रहण के समय पूर्ण छाया और अर्ध छाया के निर्माण प्रमुख में से कौन सा गुण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि सीलिंग फैन की गति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक रेगुलेटर को कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त करता है, तो सीलिंग फैन में ये करता है प्रतिरोध बदलकर धारा को नियंत्रित करना। ओके, इसका आंसर है ए। चलिए अगला है वह वस्तु जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो जैसे कि ये देखेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत बल, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आपको प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, पिछले ही सेट में मैंने बताया था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये मोमबत्ती हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये क्या होती है, ये होती है अनंत। अगला है आपका कि ऋग्वेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ चारों दिए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन इसमें ऋग्वेद से जो है एक
कौशितिकी एवं, एक और याद रखिएगा एतरेव, है ना, ये भी होता है दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। गोपद किसका है? तो आपका अथर्ववेद का है। जैसे थ है ना इसमें, उसे ध्यान रख लीजिएगा, अथर्ववेद का है। और सतपथ तो दो दो लग रहा है ना कि दो दो, तो यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का है ये। और पंचविश किसका है? तो ये पंच लोग जो है बैठ के गाना सुनते हैं, तो सामवेश गाना का है, संगीत का है ना, तो सामवेद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है गौतम बुद्ध और उनसे जुड़ी जुड़ी घटनाएं हैं। तो जैसा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ। और उनकी निधन कहाँ हो गई थी? कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4312। चलिए अगला है, कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो जैसा कि कुषाण साम्राज्य का बड़े पैमाने पर व्यापार जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता था, तो ये सही है आपका। इन लोगों का रोम से भी आपका व्यापार था, ये क्वेश्चन था पिछले सेट में, मतलब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे। कुषाणों की नौसेना सुसंगठित और उच्च कोटि की थी। अब कुषाणों की नौसेना सुसंगठित थी कि नहीं, ये उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक कथन सही है, तो ए सही है, आर गलत है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो ये था आपका गरुड़। चलिए अगला है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किसने किया था? पुलकेशिन II ने किया था। चलिए अगला है, दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि कंबोडिया में जो है मंदिर किसकी है? तो अंकोर वाट की मंदिर है, ठीक है। ये किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को। अच्छा, महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार, सही है। महमूद गजनवी भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन को स्थापित करना चाहता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब आया था तो उसका जो है लूट करना था, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ए सही है, आर गलत है। चलिए अगला है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की है ना। हसन निजामी का देखें, जैसे कि ताज उल मासीर है इनका, है ना, ताज उल मासीर इनका है। और मिनहाज उस सराज का तो तबकात नासिरी जानते ही होंगे। चलिए अगला देखते हैं, कई बार मिल चुका है मतलब सेट में। अगला है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा भारत में लड़े गए निम्नलिखित में से युद्धों पर विचार करें। तो सबसे पहले उसने कौन सी लड़ी थी? 1526 में किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। अंतिम शासक था जो लोधी वंश का, उसके साथ इसने पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा। अगला देखेंगे, ये खानवा का युद्ध है, ये कब लड़ेगा? तो ये 1527 में लड़ेगा राणा सांगा के द्वारा, ठीक है, राणा सांगा के साथ। ओके, इसके बाद है आपका कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ेगा? ये 1528 में लड़ेगा, किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। ओके, मेदिनी राय। और ये इब्राहिम लोदी था। अच्छा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। अच्छा, घाघरा का युद्ध कब लड़ेगा? ये तो 1529 में लड़ेगा, है ना, अफगानों के साथ। तो ये सीरीज आपने देख लिया कि कैसे होगा आपका। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पानी 2 4 3 1, 2 4 3 1, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था थी वंशानुगत होते थे क्या? नहीं होता था। मुगल मनसबदारों को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था, तो ये सही है। तो केवल 2 आपका सही है। अगला है कि जॉब चार्नक, अब ये काल क्रमानुसार बताना है। तो जॉब चार्नक जो है दिल्ली वो सॉरी कलकत्ता का जो है उसने स्थापना किया था, ये भी पूछा जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चार्नक, ठीक है। ये कब किया था? तो 1690। आपका वांडीवास का युद्ध जस्ट बेदरा के युद्ध के बाद 1 साल बाद हुआ था, तो ये 1760 में। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया था आपका 1664। और ये पुर्तगालियों द्वारा जो है ये कब हुआ था? तो 1661 में। दहेज में बम्बई दे दिया था इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने, ठीक है। तो किसको दिया था ये भी पूछा जाता है, तो अंग्रेजों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4312। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पाश्चात्य शिक्षा क्षेत्र में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैंने पिछले सेट में बताया ही था। 1835 का जो अधिनियम आपका शिक्षा का अधिनियम आया था मैकाले के द्वारा, उसमें फिल्ट्रेशन डाउन थ्योरी जो थी उसकी वजह से इसको जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। और इसका मैकाले का जो शिक्षा नीति था वो क्या था कि भारत जो है, भारतीय जो लोग हैं देखने में भारतीय हो लेकिन सोच और समझ और बोलने में क्या हो? अंग्रेज हो, ठीक है। ब्राउन साहब के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस
शिक्षा नीति को। चलिए अगला है कि आपके प्रकाशन संपादन है और किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे जैसे देखेंगे राष्ट्रगोप्ता, ये किसका है, दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा। अमृत बाजार किसके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सोम प्रकाश किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ईश्वर चंद विद्यासागर। और कवि वचन किसका हो जाएगा, सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको, 3-2-3-4-1-2 है ना, ये हो जाएगा बी। चलिए अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस कारतूस का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। तो देखिए ब्राउन बेस पहले से था, उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था। ठीक है, जो कारतूस हुआ करता था उसमें मुंह से चिढ़ना पड़ता था, सुअर के वो लगे होते थे, गाय और सुअर के, तो इस वजह से ये तत्कालीन कारण तो बना था, लेकिन ये उल्टा दे दिया है। ध्यान रखिएगा ब्राउन बेस पहले से था और 1856 दिसंबर में जो है आपका ये सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर से किया था। तो ग्वालियर से थोड़ी ना किया था, इन्होंने लखनऊ से किया था और बाद में ये कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी। तो दोनों सही नहीं दिए गए थे ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि दिया है नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के किस जिले से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये नादिया जिले से हुआ था, बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुआ था, गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में। तो 1859 ओके, यहाँ से ही जो देखेंगे एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ खत्म हुआ और फिर ये लोग जो है ट्रांसफर हो गए थे चंपारण की तरफ, तो चंपारण में फिर ये प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा विष्णु दिगंबर है ना, यानी कि विष्णु विश्वास एवं आपके दिगंबर विश्वास ने किया था। ठीक है, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। चलिए अगला देखते हैं, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन है, तो अवध किसान के हो जाएंगे बाबा रामचंद है ना। चलिए अगला है कि दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। चलिए अगला है, फिर से कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारत में राष्ट्रीयता जन्म का काल है। तो 1857 के बाद देख ही रहे हैं आप, जो है युद्ध होने लगता है, तो ये सही है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार आदि ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कि क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी पुस्तक थी भवानी मंदिर के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे अरविंद घोष। चलिए अगला है कि सन 1908 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, चलिए अगला है कि सन 1913 में सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है, गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की स्थापना भी की थी। तो ये भी सही है, दोनों सही दिए गए हैं इसमें। अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में मिलान करनी है, मतलब कि सन बताना है। तो जैसा कि देखेंगे द्वितीय मैसूर युद्ध, जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था, 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था है ना। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 24 होगा, 1824 से लेकर 26 के बीच में हुआ था है ना। इसके बाद अगर देखें ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो ये हुआ था 1838 से लेकर 42 के बीच में, और ये हुआ था आपको 1775 से लेकर 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ओके, इसका आंसर सी है। चलिए अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा जांच समिति 1922 में गठित किया गया था, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे हकीम अजमल खां। ओके, इसका आंसर है आपको बी। कथन दिए गए हैं उनको देखना है, विचार करना है और सही बताने हैं। तो जैसा कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका है, तो देखिए एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य रही है, लेकिन संस्थापिका सदस्य नहीं है। वो तो हो जाएंगे आपके ब्लावतेस्की एवं अलकाट हो जाएंगे है ना, कर्नल अलकाट, उन लोगों ने किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता की थी क्या, नहीं, एक ही बार की थी। वो कितने कहाँ पे, तो 1917, पहली महिला भी थी ये, और कोलकाता में किया था इन्होंने अधिवेशन। ठीक है, और भारत में एनी बेसेंट जो है आपकी होम रूल आंदोलन को चलाई थी, तो बिल्कुल चलाई थी मद्रास वाले एरिया में।
एनी बेसेंट ने कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक पत्रों का जो है प्रकाशन भी किया था। तो ये भी सही है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कॉमन बिल और न्यू इंडिया किसकी है, तो एनी बेसेंट की है। ठीक है, तो आपका सिर्फ कितने सही हैं आपके, 3 और 4, ये हो जाएगा डी। चलिए अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो भारत का कौन सा वायसराय था जब वो आ रहा था दिल्ली पे, तो दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1912 की बात है ये, 13 दिसंबर आपका 1912 की बात है ना, चांदनी चौक दिल्ली। चलिए अगला है कि द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था, तो ये कौन हो जाएंगे आपके, H.W. डेविंसन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपका कालक्रम अनुसार बताना है। तो सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था विलियम बेंटिंक ने, तो 1829। इसके बाद राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1928, है ना, सॉरी 1900 नहीं, 1828। इसके बाद देखेंगे राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो जस्ट पिछले सेट में देखा था कि सबसे पहले उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत के रूप में उपस्थित होना, तो ये हुए थे 1830 में, है ना। ये कौन ने दिया, अच्छा ये कब की बात है, जब अकबर दो हुआ करता था ना, अकबर दो का हमने कार्यकाल देखा था ना, अकबर दो, उसका कार्यकाल क्या था, उसका कार्यकाल था आपका 1806 से लेके 6 से लेके 37 तक। ठीक है, तो इस समय ये अकबर दो जो था, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे तो उनको राजा की उपाधि भी दिया था इसने, अकबर दो ने। ठीक है, उस समय की बात है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले आपका कौन सा हो रहा है इनका, 1815, है ना, 1528 यानी कि 3214, 3214 सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया था, तो कौन फहराएंगे, जवाहरलाल नेहरू फहराएंगे। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी यही थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मैडम भीकाजी कामा कब की थी, तो ये 1907 में स्टूटगार्ट जर्मनी में इन्होंने जो है झंडा फहराया था, और इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन से संबंधित बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जैसा कि यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, सही है। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना, तो ये भी सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रतिवादी में भाग लिया था क्या, प्रतिनिधिमंडल में, तो नहीं, महात्मा गांधी दूसरे में गए थे, जबकि 1931 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें भाग लिया था उन्होंने। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, डी ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय में ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो जो है आपके हो जाएंगे। इनका कार्यकाल क्या रहता है, 1936 से 44 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आत्माएं न केवल पशु और वनस्पति जीवन की संपत्ति हैं, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति हैं, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किसकी मूल मान्यता को दर्शाता है, तो ये किसका दर्शाएगा, जैन धर्म का। ये लोग खेती भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि इसी वजह से। प्राचीन भारत के नियम निम्नलिखित में से किस पुस्तक में शुंग वंश संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मालविकाग्नि मित्र, है ना, ये प्रेम कहानी है एक। चलिए अगला है, किस विद्वान ने धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी का उपाधि दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो है उत्तर पथ स्वामी का उपाधि लिया था, और ये किसके द्वारा लिया था, इसने सोंडाल के द्वारा लिया था। ठीक है, चौकीदारी आंदोलन के बारे में देखना है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, तो इसकी शुरुआत बिहार में असहयोग आंदोलन के समय थी क्या, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय थी। ठीक है, यह चंपारण खास तौर पे देखेंगे बेतिया चंपारण में, ठीक है, सारण मुंगेर आदि जिलों में लोकप्रिय थी, बिल्कुल सही। राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसी दौरान बंदी कैदी पत्रिका शुरू किया था, कारागार भी शुरू किया था, तो ये भी सही है आपका। इसके प्रमुख नेताओं को 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कितने कथन सही थे, तो ये गलत था, ये गलत था, सिर्फ बी और सी सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। गिरफ्तार शायद 30 जून 1930 को हुए थे, है ना। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है आपका कि दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा जौनपुर के सर्की को सिकंदर लोदी ने। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में किन महिलाएं सत्याग्रही जो थी योगदान दी थी? तो वो जानकी देवी, जगत रानी हो जाएंगी, ठीक है, ये नहीं होंगी। ओके, तो इसका सिर्फ जो है आपके सी एंड डी महिलाएं हो जाएंगी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। आंसर हो जाएगा डी। ओके, और ऐसे पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण थे, और दूसरे कौन थे? तो अनुग्रह नारायण थे, ठीक है। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे दीपावली के समय, तो वो डेट कौन सा था? तो 9 नवंबर 1942 था, और यहाँ से भाग के उन्होंने वो गए तो नेपाल की तरफ जाके जो है उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता की जो है स्थापना किया था, ठीक है। तो ये कब भाग रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 नवंबर 1942 दीपावली का समय था, ये भी ध्यान रखना है आपको। हजारीबाग जेल से ये भागेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ जो है 30 जुलाई को लागू किया गया था। खादी का अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, खादी का अर्थशास्त्र जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला है वन स्थिति रिपोर्ट अगर देखें 2023 का, जैसे कि बिहार में 8% अभी जो है क्या हो गया, वन हो गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है अधिकतम वन कहाँ है? तो कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर जमुई है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3,537,532 है ना, इतने वर्ग किलोमीटर है, लगभग जो है 8%। ओके, चलिए अगला है कि बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएंगे उज्जवल नारायण सिन्हा, ठीक है। चलिए अगला है, अब यहाँ पे मिलान करना है, तो जैसे पहले ही आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये बिहार है ना, ये बिहार है, तो यहाँ पे क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ मिलेंगी। ये बिंद क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है, और ये आपका हिमालय जैसे टर्शियर युग का, और ये आपका क्वाटनरी युग का जैसे मैदान वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो अब इससे समझ आ गया होगा, तो अब बना लेते हैं। जैसे कि देखेंगे राजगीर में है ना, तो राजगीर में कौन सा, पहले जैसे अभी यहाँ मिला पश्चिमी चंपारण, तो ये तृतीय क्रम की हो जाएगा। और कैमूर में क्या था, बिंद क्रम की चट्टानें थी। और आपका जैसे कि यहाँ पे राजगीर है, तो राजगीर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको धारवाड़ क्रम की, ठीक है, इधर पड़ता है ना राजगीर, हाँ धारवाड़ क्रम की हो जाएगा। इसके बाद देखें अगर वैशाली का, तो ये चतुर्थ क्रम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए का सी और टू का ए, वैसे भी टू का ए इसी में बस दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कम वर्षा होती है? तो कई बार ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि कृषि जलवायु 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, और ये आपका तीसरा ए, ओके, और ये तीसरा बी। ओके, इसमें है सबसे ज्यादा जो जिले हैं किसमें है, इसमें है 13, 6 आपका, सॉरी 13, 8 और 11 इसमें है, 13 थर्ड ए में आपका, इसमें 11 हो जाएगा, और इसमें आपका 6 जिला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस वाले में है, आपके जोन 1 में है। इसके बाद कम वर्षा किस में होगी? तो जैसे कि देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि राज्य के 4 शहरों भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी की गई राशि का सही क्रम क्या है? तो ये भी ध्यान रखना है, जो 4 शहर हैं आपका स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, वो कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। और इसके लिए अमाउंट जो दिए गए हैं, भागलपुर के लिए 980 करोड़, पटना के लिए 836 करोड़, और 886 करोड़ मुजफ्फरपुर के लिए, और बिहार शरीफ के लिए 755 करोड़, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो इसका देखेंगे आपका हो जाएगा 29095 है ना, इसका हो जाएगा सी। इसके बाद बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा कितना है? तो ये हो जाएगा आपको 8569। ओके, इसके बाद देखें अगर बिहार सरकार का राजस्व घाटा, ध्यान रखिएगा ये कब का पूछा जा रहा है, ये भी देख लीजिए यहाँ पे 24-25 का। ओके, तो इसका हो गया था आपको सी, इसका हो गया था 2, और इसका हो जाएगा आपको 1121 करोड़ आपका राजस्व घाटा। और ये केंद्र सरकार से अनुदान जो सहायता है वो आपका 52,161 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि इसका सी, इसका बी, इसका डी, इसका ए।
ओके, चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ दिए गए हैं, पूछा गया है कहाँ पे है, तो मिलान करनी है, ठीक है। तो जैसे कि देखेंगे माउंट मैकिल ने कहा है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद आपका किलीमंजारो अफ्रीका, मैकेंजी कनाडा, और बच गया कौन, AP9, तो ये हो जाएगा इटली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2143, ये बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उधवा रामसर स्थल जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मैंने कई बार सेट में बता ही दिया है, झारखंड। चलिए अगला देखते हैं। असम की, अब यहाँ पे जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उससे है, तो असम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है। असम की सीमा भूटान एवं म्यांमार से तो लगेगी ही नहीं, ऐसा तो है आपका असम, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा अगर देखें भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा गया हुआ है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे आपको भूटान मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पश्चिम सिक्किम मिल जाएगा, सॉरी नेपाल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम भी रहेगा यहाँ पे मुंडे पे इसके, तो ये सही है, 2 सही है। इसके बाद 3 मणिपुर की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, तो मणिपुर कहाँ पड़ता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये AP हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका यहाँ पे मणिपुर, तो मणिपुर तो लग ही नहीं रहा, पश्चिम बंगाल से इधर है, तो ये तो हो ही जाएगा गलत, है ना। तो पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ आपका कौन सा सही है, दूसरा सही है। चलिए अगला देखते हैं, मिलान करना है, ओके। तो जैसे कि दिया है यहाँ पे कि लाल जो हो कलर है, ठीक है, वो किसके कार्य की क्या प्रकृति बताता है, तो लाल जो है प्राथमिक क्षेत्र के कर्मचारी के बारे में बताता है, सफेद किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपको प्रबंधन के बारे में, सुनहरा कुशल पेशेवर को, और नीला शारीरिक क्रम को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ पठार से सिहावा से निकलती है, ठीक है, तो ये सही है आपका। क्या बताना सही, नहीं कौन बताता, देखते हैं। कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, बिल्कुल सही। नर्मदा नदी बिंद से नहीं निकलती है, आपको सतपुड़ा की पहाड़ी जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो ये आपका सही है। तो गलत पूछा था ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ओके। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विचार करना है, तो जैसे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसके नाम से जाना जाता है, इसमें जो है आपका कपास अच्छा होता है, ओके। मध्य भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में। अगला है कि ऊष्रा मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। पीट मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी सही है आपका। तो पूछा क्या है, सही कौन से हैं, तो सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, तो दक्षिण से आपको उत्तर की ओर जाना है, तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा, इसमें देखा जाए तो मिलेगा आपको मेडागास्कर, है ना। तो सबसे पहले मेडागास्कर यानी एक होगा, तो ए और सी में से, उसके बाद अगर ऊपर सबसे जाएं तो हमें मिलेगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के पास है, तो ये हो जाएगा आपको 4, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है। ऐसे ही होगा आपका 1 2 3 4। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो जैसे हमबोल्ट, पेरू की धारा, कैनरी धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये सभी जो है ठंडी जलधारा है, तो बचा कौन, एंटलीज धारा, ये गर्म जलधारा है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो जैसे कि देखेंगे इधर से ऐसे गया है ना, ये पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे आपका सिक्किम है, ठीक है, उसके बाद भूटान आता है, तो भूटान के बाद आ जाएगा सिक्किम, तो फॉलो करेगा ही, ठीक है, पश्चिम बंगाल तो करेगा ही, इसके बाद देखेंगे यहाँ से ऐसे त्रिकोण में स्टार्ट होता है असम, तो ये भी करेगा ही, अरुणाचल प्रदेश तो लगेगा ही, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये किसकी हो जाएगी, आपकी गुजरात की हो जाएगी, और आपका अभी जो तटीय रेखा है वो कितना है नए आंकड़े के तहत, तो 11,098 किलोमीटर आपका जो है क्षेत्रफल है, पहले से कितना था, तो 7516.6 किलोमीटर, तो गुजरात का है, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है।
चलिए अगला देखते हैं, मक्का का सर्वाधिक अगर उत्पादन करने वाला राज्य देखा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा, और मध्य बिहार में देखा जाए तो कौन है आपका, पूर्णिया है ना। चलिए अगला देखते हैं, कोडाई कनाल किस पर्वत पर अवस्थित है, तो कोडाई कनाल कहाँ है, तमिलनाडु पालनी हिल्स में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत कितना है, तो ये देखें तो अगर 68.8% है ना। और अगर अगर ऐसे शहरी पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 31.1%। चलो अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो जैसा कि दिया है, यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आपका जो है सही है ये तो, है ना। इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य है क्या, बिल्कुल नहीं। आपका यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान में मूर्त रूप है, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 13 दिसंबर को आपका प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी को जो है लागू कर, मतलब कि स्वीकार कर लिया गया था, तो ये सही है आपका। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा को जो है बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, असत्य कथन, तो एक ये सही था, सॉरी ये गलत था, 2 और 4 गलत था, तो 2 और 4 हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो जैसा कि इसमें देखेंगे सभी से गुजरती है ना। चिली से तो गुजरती ही है, ब्राजील, आपका ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया सबसे गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है, हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो जैसे आपातकाल की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, तो ये लिया है हमने जर्मनी से। संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से, 368 आर्टिकल, और न्यायिक पुनर्विलेखन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, और आपका ये हो जाएगा ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, तो इसका हो जाएगा 3412 आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं, नए जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं आर्टिकल 312, ये किसके अधिकार में आता है, तो ये राज्यसभा के जो है 2/3 मत के अनुसार जो है होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कथन एवं कारण दिए गए हैं, तो भारतीय संसद द्वारा 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा एनजीटी कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका, 2010 में ही, तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण जो है उपलब्ध कराए, यानी कि पर्यावरण जो हो स्वच्छ हो और स्वास्थ्य हो, तो ये उपलब्ध कराने का कर्तव्य बनता है उसका, तो दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार करें, अब इनका जो है काल याद होना चाहिए, तो जैसे कि देखेंगे फखरुद्दीन, ये कहाँ पे थे, आपका जब आपातकालीन लगा था 1975, उससे याद आ जाएगा कि ये 1974 से लेके आपका कब थे, 77 तक। और नीलम संजीव रेड्डी कब से कब थे, तो ये 1977 से आपके 82 तक। और जाकिर हुसैन कब से कब थे, तो ये 1967 से 69 के बीच में, ठीक है। बीबी गिरी कब से रहेंगे, तो 1969 से 74 तक, ठीक है। इनके बाद ये आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3412। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के 101 जो संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, वो देश का जीएसटी लागू किया गया था उससे, तो बिल्कुल सही है। इसके द्वारा संविधान में एक नया जो आर्टिकल जोड़ा गया था 279A, जीएसटी परिषद जो है आपका गठित किया जाता है, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि भारत के लिए नए संसद भवन जिसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया गया था, डिजाइनर कौन है इसके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिमल पटेल। चलिए अगला है कि राज्य के महाधिवक्ता पद का जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये किससे जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो 165, ध्यान रखिएगा ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र रहता है और राज्यपाल इसे नियुक्त करता है। जैसे आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त करता है आपका ये राष्ट्रपति, और उसी के प्रयास प्रयास पर्यंत रहते हैं प्रसाद पर्यंत, ठीक है। तो इस वैसे ही सेम है ये महाधिवक्ता। ओके, चलिए अगला है कि करों और सरकारी कामकाजी के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, तो कहाँ जमा होता है, ये भारतीय संचित निधि में। अच्छा, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जैसे आर्टिकल 76 है ना, तो ध्यान रखिएगा कि वो जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो। ओके,
ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है और सबसे मजबूत भी है ये? तो ये हो जाएगी USA की। निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है। तो जैसे कि भारत की एक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल 31 मार्च तक जो है माना जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ये सही है आपका। सकल घरेलू उत्पाद में शामिल घरेलू शब्द में भारत के बाहर अवस्थित भारत के दूतावास और सैनिक अड्डे भी शामिल होते हैं। तो ये दोनों आपका सही दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब यहाँ पे देखिए दिया है ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर किसके लिए जाना जाता है आपका? फ्लोरी कल्चर फलों के लिए होता है, ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों के लिए होता है। तो ये गलत हो जाएगा। एपी कल्चर बिल्कुल मधुमक्खी सही है। मोरी कल्चर सेरी कल्चर होता है रेशम कीट के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 आपका सुमेलित है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में ही विद्यमान होती है। तो ये सही है। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन अवैध धन को सफेद धन यानी कि वैध धन बनाने में किया जाता है। तो ये भी सही है, दोनों सही दिए गए हैं। ठीक है, सेल कंपनी के बारे में था। चलिए अगला है कि अनवरत योजना जो है आपका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था और इनका समय साल काल क्या था? तो समय काल था आपका 1978 से लेके 80 और किनके द्वारा लाया गया था? ये गुन्नार मेडल के द्वारा। चलिए अगला है कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। किसकी ध्यान रखी जाती है? तो ये रखी जाती है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो सभी का है, दोनों कर सकते हैं अपना ये इस पे आर्थिक नियोजन। चलिए अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये कौन सी करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओके, चलिए अगला है कि यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों संवैधानिक और सांविधिक निकायों आदि के केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच अंतर है। उपरोक्त चर्चा में किस घाटे के संदर्भ में की गई है? तो ये किया जा रहा है आपका प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निगम कर, अब जैसे कि दिया है निगम कर और उपहार कर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्र सरकार तो लगाती है कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन वो कैसा टैक्स है? तो प्रत्यक्ष टैक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसके साथ साथ ई स्टेट भी होता है ना, इस ई स्टेट ड्यूटी, ये भी जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर होता है। ओके, संपत्ति कर हो गया आपका, ये भी प्रत्यक्ष कर है संपत्ति कर। व्यय कर हो गया आपका, ये भी आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ओके, अब ये जैसे कि राज्य सरकार का दिया है प्रत्यक्ष कर, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अगर चाहें तो देख सकते हैं आप। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे आपको कृषि आयकर। ओके, इसके साथ साथ देखें पथ कर, इसके साथ साथ देखें रोजगार पर कर, इसके साथ साथ देखिए भू राजस्व पर, है ना, ये हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये चीज एक ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए क्या होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है? तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है ना, यहाँ पे कर दे रही मैं, अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये होता है कि व्यक्ति या किसी व्यवसाय के बजाय वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। और किसी व्यक्ति वगैरह पे जो लगाए जाएंगे तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कह देंगे, है ना, जस्ट उल्टा उसका। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो मत्स्य बोर्ड का जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है। दिल्ली में क्या है? तो मास पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का है। अच्छा, कोलकाता का ध्यान रखिएगा, चाय एवं जूट बोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर पूछा जाता है जैसे तंबाकू का, है ना, तंबाकू का बोर्ड कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर कॉफी का पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो कॉफी का आपका हो जाएगा कर्नाटक। रबर का पूछा जाए पिछले सेट में था तो कहाँ पे है? कोट्टायम, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अच्छा यहाँ से अभी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और मैथ्स के देखिए लंबे लंबे मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं बस आंसर बता दे रही, आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये दिया है ना, तो इसको सजा दीजिएगा आप वर्णमाला में, जैसे ABCD पढ़ते होंगे ना, तो उसमें सजा दीजिएगा और जैसे ऐसे आ जाएगा ये NSI हो जाएगा। ठीक है, टी है, सॉरी टी।
ठीक, तो इसमें पूछा है कि इधर से देखें इस प्रकार बने चौथे अक्षर से, तो इधर से आए चौथा एन हो जाएगा, उधर से आएंगे तो ये एस हो जाएगा, इसके बीच में कौन कौन आएंगे, तो आपका ओ पी क्यू आर आ जाएगा, एस टी हो गया, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। अब यहाँ पे देखिए 2 भाई हैं और विष्णु और ब्रह्मा। ठीक है, तो इसको बस आपको ऐसा करना है, सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। जैसा यहाँ दिया है ना ये आपका उनके बचत का, तो उसको मान लीजिएगा 4x और एवं 5x। ठीक है, और जो इनके व्यय का जो खर्च है ना उसको मान लीजिएगा 3y और 4y। ओके, अब जो कंडीशंस दिए गए हैं ना, जैसे कि ये मोबाइल खरीदने जाते हैं तो ये क्या करता है 3 जो आपका y है खर्च करेगा कितना रुपया, तो ये क्या करेगा अपना 4x में से, सॉरी ये अब मतलब खर्च किया इसने 3y, तो किस में से किया होगा, इसके पास बचत 4x ना है, तो 4x माइनस 3y ये खर्च किया, पर ये खर्च जो था इसका 3y ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसा करके इक्वेशन बना लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। वैसे ही सेम आप इसको क्या कीजिएगा, इसको दूसरा वाला को जैसे कि ये 5x जमा किया था और 4y खर्च करता है, फिर भी इसके पास कितना बच जाता है, 14,500 रुपया बचता है, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, उससे x और y का मान निकाल लीजिएगा, बिठा दीजिएगा, तो 14,000 आंसर आएगा। ठीक है, अभी अगला जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बैठाइएगा तो आएगा श्रवण। ओके, बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं इसको छोड़ रही। ठीक है, इसका हो जाएगा 1900, यहाँ पे दिया है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो विजय सबसे छोटा आएगा, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डेज, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 2565। ऐसे क्वेश्चंस जो दिए गए ना, तो अगर आपको पैटर्न नहीं आते हो बनाने के लिए, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दिया है ना 1:3, और ये 5 साल पहले की बात है और 5 साल बाद की बात ये कह रहा है कि 3:7 हो जाएगा, तो कोई भी ऑप्शन उठाइए आप, इसमें 4 तो ऑप्शन ही दिए होते हैं, अगर नहीं आ रहा हो तब की बात कह रहे हैं, क्या कीजिएगा, जैसे इसमें 25 और 65 उठा लीजिए। ठीक है, तो 25 में से चल जाइए 5 साल पहले। ठीक है, तो 25 में से 5 हटाइएगा तो कितना होगा, 20 होगा, और 60 हो जाएगा, 65 में से 5 जाएगा तो, और कटाइए इसको तो हो जाएगा आपका 1:3 आ रहा है, यानी कि ये मैच कर रहा है। तो अगला भी मैच कर लीजिए कि +5 करेंगे तो कितना होगा, तो जैसे कि 30 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, तो ये क्या 3:7 आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप चाहें तो कर सकते हैं और बहुत जल्दी कट जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए इसको उठाते हैं अगर फर्स्ट वाले को, तो 20 और 60 था। ठीक है, तो 1:7 3 में लाना है, सॉरी, तो 5 साल पहले की बात है। ठीक है, 5 साल पहले की है, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 16 55। अब इसको कटाइए तो 5 11 हो रहा है, 5 3 15 हो रहा है, क्या ये 1:3 आया, नहीं आया ना, तो यही ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही इसको कीजिएगा, जल्दी ही आ जाता है, तो अगर चाहें आप तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर था आपको डी। चलिए अगला देखते हैं। अगर इसको कीजिएगा एक मतलब कि एक लंबा सा प्रोसेस है, तो इसको भी कीजिएगा तो आपको आंसर जाएगा 70 मीटर पूर्व। इसको करने से अच्छा है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए मैथ्स और रीजनिंग के, ये हो जाएगा बी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको ए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। भारत में पहला रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेंज और ऑब्जर्वेटरी, सॉरी, ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ स्थापित होगा, तो ये कहाँ स्थापित होगा, अहमदाबाद में। ठीक है, भारत का पहला रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो अहमदाबाद में। ओके, अगला है आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार का पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित किया गया है, तो ये है आपका 11.21 लाख करोड़। अगर जीडीपी का इसको पूछा जाए कितना है, तो जीडीपी का 3.1% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल। क्या ये नियुक्त एक चयन समिति की सिफारिश पे करता है क्या, तो बिल्कुल सही है। चयन समिति में शामिल होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करते हैं, तो ये भी सही है आपका। और अभी लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है, राहुल गांधी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही था। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA कब शुरू किया गया था, तो ये 2016 में शुरू किया गया था। अगला है कि ही ओ, इसका नाम देख लीजिए, ही ओ जल विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा सही है,
तो जैसे कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता जो है 240 मेगावाट है, तो ये भी सही है। यह एनटीपीसी के द्वारा नहीं, एनटीपी राज्य सरकार तो रहेगा, ठीक है, लेकिन एनटीपीसी ना होकर यहाँ पे कर लीजिएगा निपको, ठीक है। ये दोनों जो है मिलके, निपको एवं राज्य सरकार दोनों मिलके जो है आपका ये जल विद्युत परियोजना को पूरा करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है आपका। चलिए अगला देखते हैं। शाखा रो पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो शाखा रो पुरस्कार होता है ना, ये यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है, ठीक है। चलो अगला है कि वैश्विक भूखमरी अगर देखा जाए सूचकांक जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में विश्व औसतन स्कोर क्या रहा है? तो 18.3 पर रहा है, और भारत का स्कोर इसमें देखा जाए तो 27.3 स्कोर करा है इसने, ठीक है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है, यानी कि सीरियस कैटेगरी को दर्शाएगा ये। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये कितने नंबर पे था? तो 105वें नंबर पे था, ओके। इसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे पहला पूछे तो 20 देश जो है ना संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। चलिए अगला है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो जैसा कि दिया है, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। इसका उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना है, तो ये भी सही है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू की जाती है, तो ये तीनों सही है आपके। इसका आंसर है आपको 1 2 3। चलिए अगला है, सैन्य अभ्यास जैसे डेजर्ट नाइट है 2024, किन देशों ने भाग लिया इसमें? तो अरब सागर के ऊपर किया गया वायुसेना के द्वारा, और ये इसमें भाग लिया था भारत, यूएई और फ्रांस। चलिए अगला है आपका गोल्ड कार्ड वीजा पहल अमेरिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि दिया है कि यह पहल विदेशी निवेशकों को अस्थायी निवेश और संभावित नागरिकता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है ना। इसके बाद देखेंगे, यह पहल $5 मिलियन निवेश की आवश्यकता पर आधारित और पूर्णतः EB-5 वीजा कार्यक्रम का विकल्प स्थानापन्न है, तो ये भी सही है, स्थानापन्न है, ओके। इसका उद्देश्य वैश्विक पूंजी आकर्षित करना है, तो बिल्कुल ये तीनों सही दिए गए हैं, ठीक है। ये अमाउंट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, $5 मिलियन है ना, इतना निवेश कर दीजिएगा तो वहाँ पे वो जो है नागरिकता दे देगा अमेरिका, वो होता है गोल्ड कार्ड, मतलब कि वीजा पहल। चलिए अगला है कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट के संदर्भ में कौन सा सही है, विचार करें, सही कथन बताने हैं। तो यह सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ, तो सही है आपका। यह सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम वेलेमन हेल्थ एक्शन प्लान का मसौदा था, तो ये भी सही है, ठीक है। इसका दोनों सही दिया गया है, इसका आंसर है आपको सी। चलिए अगला है कि उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक से संबंधित कौन से कथन सही है? जैसा कि दिया है आपका कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास का आकलन जीईपी सूचकांक में किया जा रहा है, तो ये भी सही है। जीईपी सूचकांक को जीडीपी के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है, तो ये भी सही है, दोनों सही दिए गए हैं, ओके। चलिए अगला है, जलज पहल किस संस्था द्वारा चलाई जाती है? तो जलज पहल जो है भारतीय वन्य जीव एवं संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ये है आपका ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बना है, बिल्कुल सही है आपका। ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी वैश्विक जीडीपी का लगभग देखिए 37% है, तो ये भी सही है। सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स सदस्यता जो है औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं किया है, तो ये भी सही है। अभी जो है आपका सऊदी अरब वेटिंग लिस्ट में ही है, अभी ग्रहण नहीं किया है वो, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, जेड जो मोड़ है सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये जोड़ेगी गगनगीर और सोनमर्ग को, ठीक है। मोदी जी ने इसकी जो है उद्घटना की है, उद्घाटन किया था, कब? तो 13 जनवरी 2025 को, ओके। ये इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु जल सभ्यता संधि के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, थोड़ा तो इसको ना थोड़ा डिटेल से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग केवल किन कार्यों के लिए कर सकता है? देखिए यहाँ पे किसकी बात हुई है? पूर्वी होता है एक तो नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ होती हैं, तो पश्चिमी नदियों के बारे में बात की जा रही है।
क्योंकि पूर्वी नदियों के बारे में देखेंगे अगर तो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है, यूज कर सकता है ये, लेकिन पश्चिमी नदियों में देखेंगे तो इसको 20% मात्र मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया है सिंधु झेलम चिनाब के बारे में, तो घरेलू उपयोग कर सकता है। इसके बाद है आपका कि गैर उपयोगी उपभोग जैसे नौवहन एवं मत्स्य पालन में भी कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। ओके, इसके बाद दिया है रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना, तो ये भी सही है। इसके बाद असीमित सिंचाई, तो हमने कहा 20% है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 बस इसका सही है, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अच्छा, इसमें सिग्नेचर किसने किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इधर से पीएम थे कौन? जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, ओके। और उधर से राष्ट्रपति रहेगा कौन? तो अयूब खान रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अयूब खान राष्ट्रपति पाकिस्तान का, और जवाहरलाल नेहरू रहेंगे भारत से। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक निम्नलिखित कथन पर विचार करना, सही बताना है। तो वैश्विक आर्थिक मंच WEF ने 2025 में भारत को ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 131वां स्थान दिया, बिल्कुल सही है। इससे 2 क्वेश्चन याद हुए कि आपका ग्लोबल जेंडर गैप जो है कौन निकालता है? तो विश्व आर्थिक मंच, है ना। और भारत का स्थान क्या है? 131वां, माने 131। 2024 में भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था, बिल्कुल। 2025 में 2 स्थान की गिरावट हुई है, तो ये भी सही है। यह सूचकांक 145 अर्थव्यवस्था के भारत का स्थान दिखाता है, तो 145 नहीं, इसमें 148 हो जाएगा, तो ये गलत है। केवल 1 और 2 सही है। मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है चंडीगढ़। भारत में स्थापित होने वाला बिम्स्टेक केंद्र कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन केंद्र, ठीक है, बिम्स्टेक। ओके, अच्छा, बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? तो 7 हैं, ओके, बिम्स्टेक। इससे याद रख सकते हैं, इसलिए लिखा मैंने। बंगाल, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, इसके बाद आप चाहें तो श्रीलंका, इसके बाद थाईलैंड, और एक और याद रख लीजिएगा, भूटान और नेपाल, ठीक है। ये आपके देश हैं यहाँ के। इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये ट्रिक मैंने बताया कि इतना से आप याद कर सकते हैं अगर ना याद है तो, कि बंगाल है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, 7 देश जो है, ठीक है। 1997 में जो है इसका इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिक्स को। इसके साथ अगर इसका देखा जाए, जैसे आपका बिम्स्टेक जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो तो ट्रिक था, है ना। ऐसे देखें तो ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, आपका इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, आपका इससे हो जाएगा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, है ना। EC से हो जाएगा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में फिशिंग कैट के लिए पहला कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ और किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, जो आपका ये बिम्स्टेक है, इसका भी जो छठा आपका सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ये भी ध्यान रख सकते हैं, बैंकॉक थाईलैंड, क्योंकि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, ये कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसके PM ने जो है इसमें क्या किया था, इन्होंने 21 सूत्रीय जो है इसने, PM जी ने जो है योजना लाई थी, 21 सूत्रीय, ठीक है। तो इसमें इन्होंने प्रदर्शित किया, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इसका थीम भी याद रख सकते हैं आप। थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, थीम हो जाएगा आपको समृद्ध, लचीले एवं खुले बिम्स्टेक, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये शायद अभी एग्जाम में किसी में क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा गया है, ठीक है। तो समृद्ध, लचीले एवं खुले ब्रिक्स इसका थीम था, यानी कि प्रोस्परस, है ना, ओके, रेसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये था इसका थीम, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो बता ही दिया मैंने, बैंकॉक थाईलैंड। ये हमने देख लिया, इसका आंसर था बी। अगला देखते हैं। वर्तमान में 2024-25 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगी आपको, हो जाएंगे सर्जियो फ्रेंका डेनिश, इसका आंसर है बी। अगला है
IQAIR रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 5वां है ना। पहला कौन है, तो चार्ड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर टॉप 20 देखा जाए ना, तो टॉप 20 में भारत के 13 राज्य जो है सिटीज हैं, ठीक है, जैसे बर्नीहाट मेघालय, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से संबंधित क्या सही है। तो जैसा कि इसमें देखेंगे कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुआ था, 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुआ था, सही है। इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। वर्तमान में अगर देखा जाए भारत जो है इसका उपाध्यक्ष है, ठीक है, और ये 2025-27 के लिए अध्यक्ष बनेगा। तो ये उल्टा दे दिया था इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगला है, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है, तो ये किया है 1264 करोड़ रुपए। ओके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने कटास कारा झिंझुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। किसने, तो जीएसआई ने। ये क्षेत्र बिहार के किस जिले में है, तो ये है आपका कटास सकारा झिंझुआ बांका में है। चलिए अगला देखते हैं। मगही भाषा में बनी फिल्म शॉर्ट लिस्ट फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है इसमें। ये कौन सा है, तो स्वाहा है, और ये कौन सी भाषा में है, मगही भाषा में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर चाहे तो इसका ये भी याद रख सकते हैं कि गया में इसकी पूरी शूटिंग हुई थी। इसके साथ साथ अगर देखें तो बेस्ट डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो अभिलाषा सिंह हो जाए शर्मा हो जाएंगे, है ना, अभिलाषा शर्मा। उसके बाद अगर देखा जाए बेस्ट एक्टर एक्टर जो अभिनेता जो है चुने गए हैं उनका नाम क्या है, तो सत्य रंजन, ठीक है। अगर निर्माता पूछा जाए इस मूवी का तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विकास शर्मा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इस मूवी में अब क्या ऐसा खास था, तो एक्चुअली इसका जो थीम था ना वो ये था कि जातिगत भेदभाव मतलब कि हटाना और बौद्ध मार्ग कैसे जो है बौद्ध से रिलेटेड था, बौद्ध दर्शन पे। चलिए, वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन कितना लीटर पानी दिया जाता है, तो 70। गेहुअनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले से प्रभावित होती है, तो ये होती है आपको कैमूर। ध्यान रखिएगा, कैमूर में दुर्गावती जो आपका जलप्रपात है, दुर्गावती, ठीक है, इससे जो है जलप्रपात से होते हुए ये क्या होगी, कर्म जलप्रपात कर्मनाशा नदी की तरफ जाएगी, फिर वहां से जाके बहते हुए गंगा में जाके ये मिल जाएगी। 58 किलोमीटर तक जो है इसमें सफाई की गई है। और ध्यान रखना है आपको कि दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में ही है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार सरकार ने 7वें वेतन मान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया है, ये तो मात्र जो है 5 में से 3 जाएगा तो 2% आएगा, तो 2 जोड़ दीजिएगा, 55%। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चुनना है। तो गांव को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है, ये बिल्कुल सही। इस योजना के तहत जो है आपका 2025-26 में 640 नहीं 704 होगा यहाँ पे, ठीक है, पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो यही आंसर है आपका बी। आगे है कि पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की मंजूरी मिली है, तो ये सही है। कुल पुलों के निर्माण में 3688 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है प्रावधान है, तो ये भी सही है। बाकी जो सही है वो भी याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में, ठीक है। तो असत्य बताना था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो चलिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है आपका मॉडल नंबर 13 का समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब किया करें, नए हैं चैनल पे तो जुड़ जाएं चैनल से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।